Hello student, namaste. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, FYBBA 20 days marathon batch और आज है बैच का डे नंबर 1. स्टूडेंट्स, बेसिकली FYBBA मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नॉन कॉमर्स मतलब साइंस से भी BBA में एंटर हुए हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये स्टूडेंट ये लेक्चर ये 20 डेज की बैच में यही कंसिडर करके लेने वाला हूं दैट यू डोंट हैव एनी बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज है फिर भी आप देख सकते हो तो बेसिक आपका परफेक्ट हो जाएगा. एंड इफ यू फील कि नहीं हमें सब कुछ आता है तो कोई टेंशन नहीं भाई, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो. ठीक है, तो स्टूडेंट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक सिचुएशंस आपका स्टडी रेगुलर नहीं हो सका, क्लासेस कॉलेज वगैरह प्रॉपर हुआ नहीं हुआ, एंड सो वॉट एवर द रीजन इज, बट द थिंग इज हमारे पास अभी 20 दिन है और 20 दिन में हमें कैसे रिजल्ट इंप्रूव करना है इस पे हम फोकस करेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अकाउंट्स डे नंबर 1 आज सिर्फ बेसिक टर्म्स, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड से मतलब कल के एपिसोड से स्टूडेंट थोड़ा सा एक्चुअली वेब सीरीज वगैरह देखना पसंद है, इसलिए मैं सीरीज और एपिसोड के टर्म्स में एक्सप्रेस करता हूं हर चीज. सो नेक्स्ट एपिसोड जो रहेगा हमारा, तो एपिसोड से मैं जो टर्म्स यूज करूंगा, नए नए नाम यूज करूंगा, अगर आपको एक भी वर्ड नहीं समझ रहा है तो आप इमीडिएटली पूछ सकते हो. ठीक है, अगर आप लाइव अटेंड कर रहे हो तो. इन केस यू आर वॉचिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो देन ऑफकोर्स आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो. KKCA में चैट्स में जाके ऑप्शन मैसेज टाइप कर दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा. ठीक है, तो टर्म्स में यूज करूंगा वो समझने चाहिए, वो हिसाब से आज हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे जो हम अकाउंटिंग में अगले 19 डेज यूज करने वाले हैं, और फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट वगैरह जल्दी ही स्टार्ट भी कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका सीरीज नंबर 1 दैट इज आपके लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 1 है, उसका पार्ट करते हैं स्टार्ट. लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ मोटिवेशन हो जाए. जस्ट लेट्स सी क्या लिखा हुआ है. बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप खुद पे बिलीव करना स्टार्ट करो. फिलहाल तो उसी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है और घर पे सोए थे इतने दिन, अब जागे हैं और अब टेंशन आया है कि एग्जाम में होगा क्या. ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो खुद पे बिलीव करो कि यस मेरे पास जितना टाइम बचा है वो मैं यूटिलाइज करूंगा और वो यूटिलाइज करके रिजल्ट इंप्रूव करूंगा. ठीक है, तो अगर आप बिलीव करना सीख गए तो आप आधे रास्ते तक डेफिनेटली पहुंच गए. तो रादर देन बिलीविंग इन अदर, कोई आप पे बिलीव करेगा ऐसा कभी नहीं होगा. यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. ठीक है, बस बिलीव रख के स्टडी करोगे तो वही स्टडी ज्यादा क्वालिटेटिव रहेगा जो बिना बिलीव के स्टडी करोगे तो. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि हम इतना स्टडी करके जाते हैं और एग्जाम के 3 घंटे में या फिर एग्जाम का जो टाइम होता है वो टाइम में इतने डिस्टर्ब हो जाता है कि कुछ याद ही नहीं आता. ठीक है, जस्ट बिकॉज आपका खुद का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद बिलीव इन योरसेल्फ. आप खुद पे बिलीव करोगे तो जो नहीं आ रहा है ना वो भी आप अपियर करके आ जाओगे, शायद उसमें भी स्कोर मिल जाए. ठीक है, तो चलो लेट्स सी, करते हैं बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट. हाँ स्टूडेंट्स, अकाउंट्स ये सब्जेक्ट, वैसे तो सब्जेक्ट का नाम अकाउंट नहीं है, बिजनेस अकाउंटिंग है. ठीक है, बिजनेस अकाउंटिंग क्यों है सब्जेक्ट का नाम? बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ BBA. फुल फॉर्म क्या है BBA का? अरे बोलो, नहीं याद? अरे यू कैन स्पीक. क्लासरूम वाले स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं. बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो बिजनेस नाम आ गया ना, तो बिजनेस का फील आना चाहिए आपको भी. हम बिजनेस वाला कोर्स कर रहे हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं. कहने का मतलब यहां पे आपको अकाउंटिंग इतना नहीं सिखाया जो अकाउंट्स में मास्टरी करने के लिए जरूरी है, आपको इतना अकाउंट सिखाया है जो बिजनेस के लिए जरूरी है. ठीक है, बिजनेस अकाउंटिंग तो बिजनेस डे टू डे लाइफ में, जस्ट फॉर एग्जांपल डिग्री लेने के आप खुद का डिग्री लेने के बाद आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, या फिर आपके पेरेंट्स का अगर बिजनेस रहा तो वो हैंडल करोगे. तो अगर आप बिजनेस कभी हैंडल करने वाले होगे, खुद का या दूसरे किसी पर्सन का, तो आपको उसका अकाउंटिंग प्रॉपर आना चाहिए. उसके लिए बिजनेस अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट आपके लिए है. ठीक है, अब बिजनेस अकाउंटिंग में मैं जस्ट आपको अकाउंटिंग सर्कल पहले सिखाता हूं कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है. स्टूडेंट्स, बहुत सालों पहले, सदियों पहले एक्चुअली, जब करेंसी नहीं थी, राइट, करेंसी नहीं थी तो क्या यूज होता था पता है? एक चीज लेने के लिए दूसरी चीज दी जाती थी, जिसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम. ठीक आहे, मराठीत त्याला म्हणतात वस्तू विनिमय. तर सिंपल आहे फंडा. फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे ऍपल आहे, आय विल गिव्ह द ऍपल.
सामने वाले से मुझे टोमेटो चाहिए, ही विल गिव मी द टोमेटोज। तो एप्पल एंड टोमेटोज इसमें हो गया ट्रेडर, ठीक है। तो जहां पे कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, ओके, मैंने एक वर्ड यूज किया ट्रांजैक्शन। अगर कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन मतलब कुछ इकोनॉमिक इवेंट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांजैक्शन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टूडेंट्स, सिंस यू नो कि आपकी एग्जाम कैसे होने वाली है, एमसीक्यू, राइट। तो हमारा फोकस कंसेप्ट रट्टा करने में या फिर डेफिनेशन रट्टा करने में और 4-4 लाइन के कुछ याद रखना है, ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे सो दैट आप एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे अपियर कर सको। बहुत लोगों को लगता है कि एमसीक्यू एग्जाम में टेंशन नहीं, 4 ऑप्शन है, गोली मारने की है। भाई गोली मारना ज्यादा डिफिकल्ट है, गोली मारने में लॉजिक लगता, रट्टा नहीं चलता। रट्टा वाला तो मतलब जिसको समझता नहीं ना, वो मगअप करके भी आ गया तो भी लिख सकता है, लेकिन जब एमसीक्यू की बात आती है तो डेफिनेटली कंसेप्ट ही लगेगा। तो हम कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। दूसरी चीज, यही 20 डेज में हम ऑनलाइन एग्जाम भी लेने वाले हैं। जो केकेसीए ऐप है अपना, उसी पे ऑनलाइन टेस्ट आपको अवेलेबल होगा। वीकेंड में आपको जस्ट अपियर करना है टेस्ट, ऑटोमेटिकली पेपर भी चेक हो जाएगा, पेपर सबमिट करते आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, करेक्ट आंसर भी पता चल जाएगा। नाउ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे अगर मैं शॉप में बैठा हूं, एक कस्टमर आया, मैंने उसको पेन सेल किया, ओके, पेन दिया, सामने वाले ने मुझे पैसे दिए, हो गया ट्रांजैक्शन, ठीक है। या फिर जैसे अभी की बात करें, एग्जैक्टली करंट सिचुएशन, आई एम टीचर, बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ लेक्चरर, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, दैट मीन्स आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू। सो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं और उसकी फीस चार्ज कर रहा हूं। दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन, ये भी एक ट्रांजैक्शन ही हुआ, ठीक है। चलो, ट्रांजैक्शन तो हुआ, ट्रांजैक्शन मतलब गुड्स सर्विसेज एक्सचेंज किए। अब ये ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होते हैं। कोई टेंशन नहीं, आपको लिखने का टाइम भी मिलेगा बच्चों। मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। अब नॉन मॉनिटरी की अगर बात करें तो इसमें जस्ट अभी अभी तो बोला ना मैंने, क्या बोला था मैंने, बार्टर ट्रांजैक्शन। बार्टर ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स। एक गुड्स दिया, दूसरा गुड्स लाया, तो गुड्स के बदले गुड्स चेंज किया, इसे बोलते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ब्रैकेट में ये भी लिख देता हूं आपको याद रहने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स। सर तो इसमें सर्विसेज नहीं आते? सर्विसेज भी आते हैं बच्चों। मतलब पहले ऐसा होता था सिंपल, सर आप टीच कर दो, मेरा बेटा है सर, पढ़ रहा है कॉमर्स, आप इसको टीच कर दो, आपको 50 किलो कांदे मिल जाएंगे, ऑनियन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा भी होता था एक जमाने में। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक गुड्स लिया, दूसरा गुड्स दिया, या फिर गुड्स के बदले सर्विस, सर्विस के बदले गुड्स। कहने का मतलब उसमें पैसा नहीं था, जो भी हो रहा था वो बिना पैसे का हो रहा था, ठीक है। तो ये नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। और मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ये तो समझ गए आप अभी। मॉनिटरी मतलब जहां पे मनी इन्वॉल्व है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज exchange of goods and services where money involved. ओके, सपोज एक मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, मेरे शॉप में मैंने किसी को पेन दिया, उससे 10 रुपए ले लिए, तो एक्सचेंज के बदले कैश आ रहा है ना, गुड्स के बदले, दिस इज मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। अब हम जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं बच्चों, जो सीख रहे हैं इन द सेंस, आज तो पहला दिन है भाई, अकाउंट बहुत बड़ी कंसेप्ट है, आपकी जिंदगी बीत जाएगी, अकाउंट खत्म नहीं होगा। तो नहीं 20 दिन में हो जाएगा, अपने बिजनेस का अपना सिलेबस हो जाएगा, डोंट वरी। सो हम जो सीखने वाले हैं ना अकाउंटिंग, ये सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन की एंट्री ही नहीं होती, ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, नॉट कवर्ड
इन सिलेबस। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ये जो एक्सचेंज वाला पुराना वाला था ना कि पहले कैश नहीं था तब की बात, तो ये अकाउंटिंग में है ही नहीं। एंड ऑफ कोर्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ये आपके अकाउंट्स में आएगा। स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन तो हुआ, जैसे ये मैंने पेन सेल किया, ये ट्रांजैक्शन हो गई, ये घटना हो गई, ये इवेंट हो गया। अब मुझे लगता है कि ये कहीं पे लिख के रखना चाहिए। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें खुद को तो पता चले ना कि बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। या फिर सपोज मुझे किसी ने पूछ भी लिया, भाई कितने का टर्नओवर हुआ साल भर में, कितने का सेल किया, तो ऐसे सवालों के लिए मुझे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, सो ये ट्रांजैक्शंस मुझे रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड तो आप लोग भी करते हो। सर क्या मजाक कर रहे हो, हम तो अभी अभी FY BBA में आए, हम किधर रिकॉर्ड करते हैं। अरे करते हो, आपको पता नहीं कि आप अकाउंटिंग कर रहे थे। कैसे? पॉकेट मनी दिया आपको मम्मी ने 500 रुपया, हिसाब रखते हो ना, बस लिखने का तरीका अलग है। कोई डायरी में लिखता है, आजकल थोड़ा डायरी का जमाना कम हो गया, आप व्हाट्सएप वाले मोबाइल वाले हो, मोबाइल में नोट्स नाम का फंक्शन है भाई, नोट्स में जाके लिख के रखते हैं हम। 100 रुपए का रिचार्ज किया, 200 रुपए का बुक्स वगैरह परचेस किए, 100 रुपीज का मूवी देखा। वैसे 100 रुपीज का मूवी देखने में बहुत जमाना हो गया, लेकिन ठीक है, मूवी देखा और बाकी 100 रुपीज अपने पास है अभी भी। इसका मतलब क्या, आपने भी रिकॉर्डिंग करके रखा। एवरीवन, एनीवन कैन रिकॉर्ड। अब बिजनेस करने वाला हर पर्सन कॉमर्स वाला थोड़ी रहेगा यार वो अभी साइंस वाला भी तो बिजनेस करता ही है। इसका मतलब वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, बट रिकॉर्डिंग के लिए अगर आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना है, अरे अरे अरे, SYSTE ना, सिस्टमैटिक, ऐसा ही कुछ तो भी भावना समझो यार, पहले इंग्लिश का नहीं, अकाउंट्स का क्लास है। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग की बात चल रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हर एक कोई कर सकता है, जैसे आप कर रहे थे अब तक मोबाइल के नोट्स में, वो रिकॉर्डिंग था। लेकिन सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने एक डायरी परचेस की। उसको आप डायरी बोलो, नोटबुक बोलो, रजिस्टर बोलो, जो भी है, उस बुक को बोला जाता है जर्नल। उस बुक को नाम होता है जर्नल, JOURNAL। ठीक है, और इसी का दूसरा एक नाम होता है डे बुक। डे बुक आप अगर मेरे साथ लिख रहे हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस याद रखना ये एक सर्कल है, मतलब मैं ऐसे लिखते जाने वाला हूं, पूरा सर्कल है, तो समझे तो ठीक, नहीं तो रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं। तो ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है किसी बुक में, तो उस बुक का नाम क्या है, जर्नल। ठीक है, हाँ, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग क्या होता है वो भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। हर ट्रांजैक्शन तो अभी थोड़ा थोड़ा समझने लग गया, कुछ तो भी आ रहा है, कुछ तो भी जा रहा है, लेकिन ये दो इफेक्ट का क्या लोचा है बच्चों। दो इफेक्ट मतलब देखो, जैसे मैंने पेन सेल किया, तो पेन तो मेरे साइड से जा रहा है, बट व्हाट आई रिसीव, कैश कम्स इन, राइट ना। पेन गोज आउट एंड कैश कम्स इन, तो समथिंग गोज आउट एंड समथिंग कम्स इन। मतलब हर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ जाता है, कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट जिसे डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग का एक दूसरा नाम डबल एंट्री सिस्टम। बच्चों वापस बोल रहा हूं, अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे या फिर एक भी वर्ड नहीं समझे, 10 बार पूछो भाई, ठीक है। लेकिन तब तक मुझे आगे नहीं जाना देना जब तक नहीं समझेगा। नाउ द पॉइंट इज, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग मतलब डबल एंट्री सिस्टम, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, वो हमें रिकॉर्ड करने हैं। उसके लिए मैंने एक बुक ले लिया, एक रजिस्टर ले लिया, उसका नाम क्या रहेगा, जर्नल। ठीक है, तो चलो मैं दिन भर के ट्रांजैक्शन जो भी होंगे मैं नोटबुक में, दैट इज जर्नल में लिख के रखूंगा। दिन भर में क्या क्या हुआ, मैंने सेल किया, सपोज मेरा स्टेशनरी का शॉप है, नोटबुक सेल किए, फाइल सेल किए, अरे हाँ स्टाफ की सैलरी भी दी आज, वो भी लिखना पड़ेगा, रेंट पे किया वो भी लिखेंगे, चाय का बिल था वो भी लिखेंगे। सो जो जो ट्रांजैक्शन हुआ, जहां जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, जहां जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, हर ट्रांजैक्शन लिख के रखेंगे हम। ठीक है, और ट्रांजैक्शन सबके सब कैश भी तो नहीं होते, कुछ ट्रांजैक्शन उधारी पे भी होती है ना, उधारी जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है बच्चों, जिसमें पैसे इन्वॉल्व है, उसी के दो टाइप है। एक है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, अब कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या,
कैश ट्रांजैक्शन मीन्स अगर आपने गुड्स वगैरह सेल किया या फिर परचेस किया तो यहां पे इमीडिएट पेमेंट हो रहा है, इमीडिएट रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश। हाँ, मतलब जैसे वो पेन वाला किस्सा, पेन दिया कैश मिला, इमीडिएट मिला ना, तो ये है कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके बाद एक कस्टमर आया, उसने बोला सर 1 डजन नोटबुक चाहिए। चला अच्छा हुआ भाई, ऐसे भी कोरोना में ज्यादा कुछ सेल नहीं हो रहा, स्टेशनरी के वांदे, 1 डजन नोटबुक लेने के लिए आया, अच्छा हुआ भाई, भगवान तेरा भला करे, ये ले 1000 नहीं सॉरी, ये ले 1 डजन नोटबुक, 12 नोटबुक दे दिए। उसने पूछा कितने हुए, बोला 200 रुपये हुए। अरे वो बोला कि सर ऐसा है, मतलब सेठ जी ना, सर थोड़ी बोलेगा, दुकान में बैठा हूं ना मैं, सेठ जी ऐसा है कि मेरे पापा गए गाँव को और वो आने वाले 2 दिन के बाद, वो जब आएंगे तो पैसे देने आऊंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो डेफिनेटली मैं उसका नाम वगैरह पूछूंगा, कौन है क्या है, पहचान वाला होगा तो पैसे तो ही उधारी पे दूंगा, राइट। सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मीन्स जब हम ट्रांजैक्शन तो हो जाता है लेकिन पेमेंट डिले होता है। ठीक है, देर इज डिले ऑफ मे बी 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, वॉट एवर द पीरियड इज, बट द कंक्लूजन इज ट्रांजैक्शन हुआ और इमीडिएट पेमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो डिले इन पेमेंट और रिसिप्ट, मतलब एक तो पैसा अभी नहीं मिला और अगर हमने खुद ने खरीदा है तो हमने तुरंत पेड नहीं किया, तो इसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, हमें दोनों के दोनों लिख के रखना जरूरी है। मैं तो बोलता एक बार कैश का नहीं लिखा तो चलेगा, लेकिन क्रेडिट का लिखना पड़ेगा, राइट। सोचो ना बिजनेस वाले के पॉइंट से, वो पेन खरीदने जो आया था वो आदमी इंपॉर्टेंट है क्या मेरे लिए? नहीं, उसको मैं भूल गया तो भी चलेगा, 10 रुपए मिल गए ना, लेकिन इससे 200 रुपए लेना बाकी नोटबुक वाले से, इसको याद रखना जरूरी है। मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखना तो उल्टा ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम जो भी ट्रांजैक्शन से लिख के रखेंगे जर्नल में, ये जर्नल में तो लिख के रखें। उसके बाद स्टूडेंट्स ऐसे एक नहीं, सपोज मेरे 500 कस्टमर है और 500 कस्टमर का हिसाब रखना है। और देखो आपका नॉर्मली किराना जो आप महीने में एक बार लेते, बहुत लोगों का होता है, सैलरीड लोगों का मोस्टली महीने में एक ही बार जाते हैं और किराना सब कुछ लेके आते हैं। सिस्टम कैसा होता है, पिछला पेमेंट दो और अगला उधारी पे लेके जाओ, ऐसा ही चलता है ना। ऐसा करो भाई, ये पिछले में जमा कर लो, अभी का उधार, नेक्स्ट महीने जब आप जाओगे तो मार्च का पैसा ले लो, अप्रैल का उधार, ऐसा सर्कल चलता रहता है। इट इज नॉर्मल। ठीक है, मतलब सिटी हो या गांव, हर जगह पे चलता रहता है पैटर्न। नाउ द पॉइंट इज, अगर आप उस दुकानदार के पास पूछने के लिए गए, देखो तो अपनी उधारी कितनी है, तो क्या वो बता सकता है इमीडिएटली? ऑफ कोर्स सर, वो 2 मिनट में देखेगा और बता देगा सर आपकी इतने इतने पैसे बाकी है। तो ये बताने के लिए वो जर्नल नहीं देखेगा। जर्नल में क्या लिखा जा रहा है, दिन भर के सब ट्रांजैक्शन। दिन में सपोज 100 ट्रांजैक्शन होते हैं, तो महीने के 30 इंटू 100 बोले तो 3000 ट्रांजैक्शन हो गए। तो क्या वो 3000 ट्रांजैक्शन में ढूंढेगा अपना नाम? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन का सेपरेटली अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप जाओ ना, कभी एक्सपीरियंस करना, आपके पेरेंट्स के साथ जाओ या आप अकेले जाओ, जहां से आप क्रेडिट पे परचेस करते हो, वहां पे जाकर बस पूछो कि अपनी उधारी कितनी है। वो डायरेक्ट एक पेज निकलेगा जिसपे आपका ही नाम लिखा रहेगा और आपके नाम के सब ट्रांजैक्शन लिखे रहेंगे एट ए टाइम, कि कितना दिया था, कितना आया, कितना दिया था, कितना आया, सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। उसे हम बोलते हैं लेजर। उसे हम बोलते हैं लेजर। हाँ, सबसे पहले बनाया जाता है जर्नल बुक, मतलब पूरे दिन भर के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, और उसके बाद लेजर ड्रॉ किया जाता है। लेजर मतलब सिंपली अकाउंट होता है बच्चों, पर्सन वाइज अकाउंट, हर पर्सन का अलग अलग अकाउंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो हाँ, अलग अलग अकाउंट ड्रॉ करने से होगा क्या कि मुझे ये समझेगा कि पर्सन वाइज किसके साथ कितना ट्रांजैक्शन हुआ है मैं ट्रेस कर सकता हूं। ठीक है, किसके साथ कितना ट्रांजैक्शन हुआ है मैं प्रॉपरली ट्रेस कर सकता हूं। हाँ, सिर्फ बात लेने की नहीं बच्चों, देने की भी है। मतलब सप्लायर को भी तो पैसा देना पड़ता है ना। सप्लायर अगर कल हमारे पास आया और उसने बोला कि निकालो भाई 70,000 रुपए लेना बाकी है, तो हमारे पास भी कुछ चाहिए ना चेक करने के लिए, एक्चुअली उसको 70,000 देना है या नहीं देना है।
तो मैं कैसे चेक कर सकता हूं? अगर मैंने उस पर्सन का लेजर, उस पर्सन का अकाउंट बनाया होगा उस सप्लायर का, तो मैं तुरंत देख के बता दूंगा हाँ यार इनका इतना इतना पैसा देना है। ठीक है। आप भी तो कभी कभी फ्रेंड्स को लोन देते हो, मतलब ज्यादा नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, छोटा छोटा भाई। उसने बोला कि मुझे 500 रुपये चाहिए अभी के लिए, दे यार 500 रुपये। ठीक है, तो आपने क्या किया, जस्ट डायरी में लिख के रखा 500 रुपीज दिए। ठीक है, ए को मैंने 500 रुपये दिए, और जब वो पैसे देगा तो आप यहां पे लिख लोगे 500 रुपये मिल गए, खत्म किस्सा। राइट, तो ये अकाउंटिंग आप भी कर रहे थे, अब हमें बस सिस्टमैटिक, उसको सिस्टमैटिक रूप देना है, अच्छे से रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है, नाउ ये हो गया लेजर। लेजर समझ गए, पर्सन वाइज अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम उस पर्सन के सब डिटेल लिखेंगे, सब ट्रांजैक्शंस लिखेंगे एक ही जगह पे। हाँ, नेक्स्ट, अब हुआ ऐसा, लेजर के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या है? एक दिन घर पे गया दुकान पे से, और मैडम जी ने पूछ लिया, मैडम जी ने मुझे पूछ लिया, अरे ये तो बताओ सेठ जी कि अपना टोटल कस्टमर से लेना कितना है? अब तो मैं सोचने लग गया। मैं बोला अब कैसे बताऊं? देखो, अगर जर्नल वाला बुक लेकर बैठूं मैं, तो जर्नल में तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन लिखे, उसमें सब कुछ है ना, सैलरी है, चाय का बिल, 10 रुपए चाय का बिल दिया वो भी है, कैश ट्रांजैक्शन भी है, उधारी वाला भी है, सब कुछ है। तो इतने ट्रांजैक्शन होते हैं दिन भर में हर बिजनेस के, इसमें सब कुछ लिखा है, तो इसमें ढूंढना तो बहुत मुश्किल है कि कस्टमर से कितना पैसा लेना है। ठीक है, फिर मैंने सोचा इसमें तो नहीं मिलेगा, लेजर में ढूंढते हैं, क्योंकि लेजर में हमने पर्सन वाइज अकाउंट बनाया है, तो मैं फटाफट देख सकता हूं ना, रमेश से कितना लेना है, सुरेश से कितना लेना है। राइट, तो ऐसे पर्सन वाइज ढूंढ सकता हूं, लेकिन मेरे कस्टमर तो 500 है। राइट, तो ऐसे 500 कस्टमर के एटलीस्ट मुझे 500 डिफरेंट डिफरेंट लेजर देखने पड़ेंगे, 500 अकाउंट चेक करने पड़ेंगे, तब मुझे पता चलेगा अरे हाँ इससे कितना पैसा लेना है। और आजकल ये देखने के लिए एप्लीकेशंस भी बहुत सारे, खाता बुक वगैरह आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, जैसे एप्लीकेशंस आते हैं मोबाइल में भी आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो खाता बुक एप्लीकेशन में भी देख लेना, लेजर ही होता है, बस इतना ही कि वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देख लो बच्चों, यही सब चीजें होती है रियलिटी में, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो यही होता है, जर्नल होता है, लेजर होता है, बस हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता जब सॉफ्टवेयर आ जाता है। राइट, तो नाउ द पॉइंट इज, लेजर की बात करते हैं। मैडम जी ने पूछा है मुझे कि हमें टोटल कस्टमर से कितना पैसा लेना है, कस्टमर है टोटल 500, और मुझे लेजर एक एक करके 500 पेजेस देखने पड़ेंगे, और 500 पेजेस की टोटल लेके मैं बोल सकता हूं कि टोटल कस्टमर से कितना पैसा लेना है। राइट, तो इसकी समरी मैंने बना ली एक जगह पे, इस समरी को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, समरी ऑफ लेजर्स। बच्चों आपको पता है फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है इंडिया में? यस, 31st मार्च। इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1st अप्रैल एंड एंड ऑन 31st मार्च। और 31st मार्च को आपने सुना मार्च एंडिंग है, मार्च एंडिंग है। किसी को भी पूछो साला क्या करता है उसको भी नहीं पता, किसी को भी पूछो क्या है, अरे वही लई काम है, मार्च एंडिंग है, मार्च एंडिंग है, काही करत नहीं भाऊ। ठीक है, तो होतं काय नेमकं मार्च एंडिंगला? मार्च एंडिंग में बुक्स क्लोज किए जाते हैं। और बुक क्लोज करना मतलब क्या? सीधी सीधी बात, साल भर का हिसाब लगाना। ठीक है, साल भर का हिसाब लगाया जाता है 31st मार्च को, मार्च के मतलब ईयर के एंड में। ठीक है, कि मेरा साल भर में कितना परचेस हुआ, साल भर में कितना सेल किया, साल भर में मैंने सैलरी कितना पे किया लोगों को। ठीक है, सब चीजें पूरे साल के हिसाब से सोची जाती है, और ईयर के एंड में 31st मार्च को, आज के तारीख को मुझे टोटल कस्टमर से कितना पैसा लेना है, ये मुझे ट्रायल बैलेंस में पता चलेगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस इज समरी ऑफ लेजर। इसमें समरी होती है, सबके सब अकाउंट लिखे होते हैं, और उनकी एक टोटल मतलब हमें समझ जाता है कि टोटल कस्टमर से कितना लेना है, टोटल सप्लायर को कितना देना है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें ट्रायल बैलेंस में पता चलेगी। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट इज, स्टूडेंट हम बिजनेस क्यों करते हैं? एंजॉय नहीं ना? ऑब्वियसली यार, कॉमर्स वालों के खुद में होता है प्रॉफिट, फटाफट आंसर आना चाहिए। हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अगर मेरा तो बाय डिफॉल्ट है भाई, मारवाड़ी हूं तो प्रॉफिट तो खुद में है ही, लेकिन बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपका भी होना चाहिए अभी। तो एवरीवन इज डूइंग बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट ओनली।
तो प्रॉफिट के लिए अगर बिजनेस कर ही रहे हैं तो हमें यह तो पता चले कि साल भर में प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ। देखो टर्नओवर पता चलने से मतलब साल भर सेल बहुत हुआ इस साल, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा हुआ ऐसा नहीं होता। जस्ट मेरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज पूरे साल में मैंने 5 लाख या फिर 10 लाख का एग्जांपल लेते हैं, 10 लाख फीस मिला। एग्जांपल में हमेशा बड़ा लेता हूं, अच्छा लगता है कि मैं बहुत कमाता हूं, ऐसा फील होता है बोलते बोलते एटलीस्ट। तो सपोज 10 लाख रुपए फीस मिला, क्या बात है सर, क्या छाप रहे हो आप, क्या कमा रहे हो। अरे रुक 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 मेरे भाई, सुन तो सही, 10 लाख फीस मिला, ठीक है, लेकिन क्या मैं हवा में ले रहा हूं कि भाई क्लासरूम में ना भाई रेंट है इसका, ठीक है, तो रेंट है 25,000 रुपए, तो 25,000 इंटू 12 महीने कितना होगा, और टाइम लगेगा आपको 3 लाख रुपया, ठीक है। तो 10 में से 3 लाख तो हो गए, तो आपकी सैलरी है 15,000 रुपए, कितना हुआ साल का, आपका कैलकुलेशन कब आएगा आंसर, आ रहा है 15,000 महीना, तो साल का कितना, आंसर इज 1,80,000, ठीक है। तो जस्ट अप्रोक्सीमेट 2 लाख ले लो, तो 2 लाख ये भी गए, तो सैलरी गया, रेंट गया, लाइट बिल गया, टैक्सेस वगैरह मैंने कुछ पेड किए, मेंटेनेंस का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, नोट्स का खर्चा है, सब कुछ जाने के बाद पता चला कि 1.5 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट है। ओके, तो ये कैसे पता चला, जब मैंने इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया, राइट, पूरे साल का इनकम और उसमें से एक एक चुन चुन के एक्सपेंस माइनस करेंगे, तब हमें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है। और बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, ये प्रॉफिट चेक करने के लिए बनाना पड़ता है हमें फाइनल अकाउंट। अब ये फाइनल अकाउंट होता क्या है, इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट, बच्चों एसी याद रखना है शॉर्ट फॉर्म, अभी इसके आगे A/C मतलब अकाउंट्स, ठीक है। नहीं मैं नहीं शॉर्टकट कर रहा हूं भाई, बुक में भी शॉर्टकट होता है हर जगह पे। तुम्हाला वाटलं हुआ सर एकदम शॉर्टकट आवडता है, असं काही नाही भाऊ, सगळीकडे तेच आहे, आपके क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही लिखा रहेगा अकाउंट, ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड मतलब क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स परचेस करना और सेल करना, इसे बोलते हैं ट्रेड, व्यवहार, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है कि हमने गुड्स कितने परचेस किए, कितने सेल किए, और वो हिसाब से हम नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है, जस्ट टू फाइंड कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया, साल भर में प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है जानना प्रॉफिट, मतलब हमारे लिए भी, और इवन सपोज बैंक में लोन लेने गया, मैं गया बैंक में, मैंने बोला कि मैडम जी 10 लाख का लोन अर्जेंट चाहिए, एकदम अच्छा इंसान हूं मैं, भरोसा करो मेरे पे, आपके पैसे नहीं डूबूंगा, मेरा नाम विजय माल्या नहीं है, मेरा नाम कुणाल कटारिया है, पैसे वापस दे दूंगा मैं आपको। ये सब ठीक है भाई, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ, नहीं ऐसा नहीं मतलब डॉक्यूमेंट रहेगा वो, ठीक है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, बैंक को ये चेक करना है कि मैं उनके पैसे टाइम पे दूंगा या नहीं, यही देखना है ना, बाकी कुछ कंसर्न नहीं है, हमारे पैसे टाइम पे मिलेंगे या नहीं। तो उसके लिए बैंक को जानना बहुत जरूरी है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में, तो ये पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कि बिजनेस को एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हुआ तो कितना हुआ, ये सब चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में पता चलती है। एंड और एक चीज हम प्रिपेयर करते हैं जिससे बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज लिखते हैं। अब एसेट मतलब क्या, प्रॉपर्टी, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शहरत है, बस, और हाँ माँ भी है सब चीजें है, बस माँ को हम बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। तो फर्नीचर, मशीनरी, जो प्रॉपर्टीज है हमारी, जो हम लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, इवन कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, तो ये सब चीजें हमारी एसेट है, ठीक है। और लायबिलिटीज मतलब कर्जा, मतलब किसको पैसा देना है, सपोज हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है, या फिर सप्लायर का पैसा देना है, एम्प्लॉय को सैलरी देना बाकी है, तो ये सब हमारी लायबिलिटीज होती है। तो बिजनेस की प्रॉपर्टीज कितनी है, दैट इज एसेट्स कितने हैं, और लोगों का देना मतलब लायबिलिटीज कितनी है, ये बैलेंस शीट में पता चलती है। तो ओवरऑल हमारा सफर अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट होता है यहां से, ट्रांजैक्शन से लेकर फाइनल अकाउंट तक, ठीक है। आपको एक बार वापस याद दिला दो शॉर्ट में बच्चों, सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन कहीं तो भी रिकॉर्ड करके रखना है सिस्टमैटिकली, और रिकॉर्डिंग के लिए मैंने एक बुक लिया जिसे बोलते हैं जर्नल, ठीक है।
जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हमें अकाउंट पर्सन वाइज डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट ड्रॉ करने हैं, पर्सन वाइज डिटेल चाहिए है, तो वो मिलता है हमें लेजर में। उसके लिए हमने लेजर बनाया। साल भर के जो भी लेजर थे उसकी एक समरी बना ली सब लेजर की मिलके, जिसे हमने नाम दिया ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस का यूज करके फाइनली हमने फाइंड किया कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और हमारे पास एसेट लायबिलिटीज कितनी है, तो उससे बोलते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है, मैंने जितने नाम लिए ना बच्चों अभी, ये पूरे टॉपिक्स है आपके लिए सिलेबस में। ठीक है, जर्नल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेजर ये एक पार्ट है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट है, ये एक सब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है जो हमें डिटेल में स्टडी करने हैं। ठीक है, ये बिजनेस अकाउंटिंग का बेसिक सर्कल। तो हाँ, जस्ट ये आपके सामने रख रहा हूं मैं, एक 10 सेकंड के लिए लिखने को अलग से टाइम दूंगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। ठीक है, फोटो निकालना है निकाल सकते हैं। देन आई विल स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बाद ये तो सब थोड़ी हवा हवा में बातें हो गई ना हवा में मतलब बुक तो देखा ही नहीं, बुक का तो कोई संबंध ही नहीं आया। स्टूडेंट्स ये सब चीजें टोटली बुक्स की ही है, डोंट वरी अबाउट इट। और हम अब बुक की भी बातें करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो टॉपिक नंबर 1 है हमारा, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं, हम एक एक कंसेप्ट अब स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक लेके बैठो, कोई इशू नहीं है, अदरवाइज सिर्फ लेक्चर में ध्यान दिया तो भी चलेगा। अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक है तो बता दो आपको, पेज नंबर 1.15 हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट है एंटिटी। बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग टर्म्स, टर्मिनोलॉजी बोलो यार, टर्म्स बोलो यार, एक ही है। ओके, उसमें फर्स्ट इज एंटिटी। ओके, अब एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है स्टूडेंट्स? बिजनेस, अगर फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, क्लासेस का नाम क्या है? के कॉमर्स एकेडमी। ये नाम किसका है? मेरा है? नहीं नहीं नहीं, ये नाम बिजनेस का है। मेरा नाम क्या है? सिर्फ के। सो के ये एक इंडिविजुअल पर्सन है और के सीए ये एक बिजनेस है। तो एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस ये दो अलग चीजें हैं अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग के लिए बिजनेस का ओनर, वैसे देखा जाए तो मेरा ही क्लास है ना, सब कुछ मैं देखता हूं भाई, प्रॉफिट भी मेरा, लॉस भी मेरा, इन्वेस्टमेंट भी मेरा, और जो भी हो रहा है बिजनेस में सब कुछ मेरा ही है। बट स्टिल अकाउंटिंग सिंपली सेज, अकाउंटिंग में एक एंटिटी नाम की कंसेप्ट है, उसका उनका कहना है कि अकाउंटिंग में जो ओनर है वो डिफरेंट है और बिजनेस है वो डिफरेंट है। ठीक है, दो अलग अलग कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हम देख चुके हैं स्टूडेंट, राइट? ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं मनी के लिए या मनीज वर्थ मतलब पैसे वाली कोई चीज, ठीक है, तो उससे बोला जाता है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन के दो टाइप कौन से दिए हैं? फर्स्ट इज नॉन मॉनेटरी और दूसरा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो नॉन मॉनेटरी मतलब जैसे मैंने आपको बताया बारिटर ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स, तो इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, जो भी हो रहा है सब गुड्स का ही हो रहा है। और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें कैश इन्वॉल्व है। स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन ठीक से सुनो और मुझे आंसर दोगे आप ही। सपोज मैंने किसी को फर्नीचर सेल किया 10,000 का, मैंने 10,000 का फर्नीचर सेल किया, लेकिन सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, वो 2 महीने के बाद देने वाला है। इट इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? यस, बोलो जल्दी। मॉनेटरी। क्यों? पैसे तो नहीं आए ना सर,
यस, क्रेडिट पे है। ओके सर, आप बोल रहे हो तो सही है, पैसे नहीं आए, लेकिन आपने क्या बोला, फर्नीचर ऑफ 10,000 एक्सप्रेस तो मनी में किया ना, वो बन गया मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ऐसा नहीं बोला मैंने कि फर्नीचर गया और गाड़ी आई, अगर ऐसा होता तो नॉन मॉनिटरी। इमीडिएट कैश आना चाहिए ऐसा नहीं बोला मैंने, मॉनिटरी का मतलब बस कैश इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब वो ट्रांजैक्शन कैश में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैश। ठीक है, तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के दो टाइप, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है भाई सर ने जो सिखाया ना वो सच्ची में सिलेबस का ही पार्ट है। तो कैश ट्रांजैक्शन मीन्स व्हेन वी सोल्ड समथिंग, अगर हम गुड्स से सर्विसेज दे रहे हैं, वी इमीडिएटली रिसीव द मनी। अगर हम खुद परचेस कर रहे हैं गुड्स तो इमीडिएटली पेड द मनी। तो जहां पे पेमेंट पोस्टपोन नहीं होता, इमीडिएट होता है, वो है कैश ट्रांजैक्शन। और जहां पे पेमेंट पोस्टपोन किया, फ्यूचर में देने वाले, डिले किया, देन इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, और बार्टर ट्रांजैक्शन तो मैंने आपको बताया ही। नेक्स्ट इज इवेंट। ओके, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट रिलेट टू एंटिटी। बच्चों, इवेंट मतलब कोई भी घटना ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि बर्थडे का इवेंट है, तो इवेंट मतलब कोई भी एक चीज जो हैपनिंग, जो हैपेंड हुआ है, लेकिन वो अगर इकोनॉमिक इवेंट रहा तो वो ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मदर फूड कुक फूड फॉर यू। ठीक है, आपके मॉम ने आपके लिए फूड कुक करके दिया, ये भी तो एक इवेंट है। क्या मम्मी ने आपसे पैसे चार्ज किए? अब तक तो नहीं सर, अब तक तो नहीं, और कभी होगा भी नहीं। मम्मी बहुत बड़ी कंसेप्ट होती है, अकाउंट्स बहुत छोटी कंसेप्ट है, हम अकाउंट्स में रहेंगे। तो द पॉइंट इज, मॉम ने आपसे पैसे नहीं लिए, बट इवेंट तो है। और वही मम्मी, आपकी ही मॉम का कैंटीन है या फिर होटल है, रेस्टोरेंट है, वहां पे फूड कुक करके सेल किया, डेफिनेटली वहां पे पैसे लिए, तो वो इवेंट इकोनॉमिक हो जाता है। ठीक है, तो इवेंट मतलब कोई भी घटना, जैसे जहां पे पैसे का लेन देन हो रहा है, तो ये हो गया इवेंट। ठीक है, इवेंट इज इवेंट इट मीन्स हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू एंटिटी। अगर कुछ हो रहा है एंटिटी के साथ तो उससे बोलते हैं इवेंट। और वो अगर इकोनॉमिक रहा, इकोनॉमिक इवेंट, उससे बोलेंगे हम ट्रांजैक्शन, मतलब पैसा इन्वॉल्व रहा तो ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन का मीनिंग तो हम देख चुके हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज गुड्स। अरे हाँ यार, गुड्स भी मैं कब से बोले जा रहा हूं, लेकिन आपको गुड्स का मीनिंग ही नहीं बताया मैंने। स्टूडेंट्स, नॉर्मली गुड्स मीन्स द प्रोडक्ट और कमोडिटी इन विच वी डील। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हम डील करते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं, इन शॉर्ट, जो परचेस करना, सेल करना, हमारा वो रोज का काम है, वो बिजनेस ही है, ये होता है गुड्स। जस्ट एग्जांपल देखते हैं, कार। कार हमारे लिए गुड्स है? नहीं सर, हमारे लिए तो एसेट है ना। कार एसेट है, प्रॉपर्टी है, 1 2 4 5 10 साल यूज करने वाले हैं, तो हमारे लिए कार प्रॉपर्टी है, इसका मतलब कार एसेट है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर शोरूम वाले की बात करें तो शोरूम वाले के लिए वो प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं है, उसके लिए वो स्टॉक है। भाई 10 कार पड़ी, स्टॉक में सेल करनी है, राइट? तो जो स्टॉक होता है ना, जो जिसका वो बिजनेस कर रहा है, कार का बिजनेस कर रहा है, तो कार उसके लिए क्या बन गया? गुड्स बन गया। टीवी एलईडी लाया अपने घर पे, एकदम 64 इंची, एकदम मजा करेंगे घर पे, एंजॉय करेंगे, तो इतना बड़ा एलईडी लेकर आया, आपके लिए वो एसेट है, प्रॉपर्टी है। बट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वाले के लिए वो गुड्स है। तो आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, परचेस एंड सेल, जो आपका रोज का काम है, उससे बोलेंगे हम गुड्स। ठीक है, तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन डीलिंग इन सम प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट में भी टेंजिबल और सर्विस भी हो सकती है, उसे हम बोलेंगे गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ये तो डेली लाइफ में बहुत बार सुना होगा। एक्सपेंस का सिंपल मीनिंग खर्चा, राइट ना। अगर हमने कोई चीज पे खर्चा कर दिया, स्पेंड कर दिया, तो एक्सपेंस मतलब क्या? जैसे आप मुझे फीस पेड करोगे, तो आप क्या समझ रहे हो? सर फीस देनी है मतलब खर्चा है, राइट? तो डिपेंड्स है भाई आपके एटीट्यूड पे। मैं तो बोलता हूँ फीस अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है,
उसका रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलेगा। आप खर्चा समझ रहे हो तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। नाउ द थिंग इज एक्सपेंस मतलब क्या, अगर आपसे पैसे जा रहे हैं, ठीक है, पैसे जा रहे हैं और उसके बदले में कोई चीज नहीं मिल रही है, कोई टेंजिबल थिंग नहीं मिल रहा है, टेंजिबल मतलब दिखने वाली चीज, तो उसे हम नॉर्मली एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब पैसे देके आपने घर खरीदा तो क्या बोलोगे आप, 30 लाख खर्चा हो गया, ऐसा बोलोगे? नहीं यार, 30 लाख का घर खरीदा ना, वो एसेट हुई, उसे हम एक्सपेंस नहीं बोलते। ठीक है, नॉर्मली एक्सपेंस किसे बोलते हैं कि कैश जाने के बाद भी जो मिला वो दिख नहीं रहा, मतलब नॉर्मली जैसे फीस दिया, आपने फीस पे किया, आपको क्या मिला? क्या मिला? नॉलेज। दिखा सकते हो? हाँ सर, एग्जाम में दिखा सकते हैं। अरे वो ठीक है भाई, एग्जाम में लिखा, लेकिन कोई टेंजिबल थिंग तो नहीं है ना। तो नॉर्मली अगर आपका कुछ इकोनॉमिक टेक्निकल डेफिनेशन अगर देखा जाए तो डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, अगर आपका इकोनॉमिक बेनिफिट कम हो रहा है तो उससे बोलते हैं एक्सपेंसेस। आपने किसी को पैसा दिया ना, तो आपका इकोनॉमिक बेनिफिट कम हुआ, दैट इज एक्सपेंस। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपेंसेस में तीन कैटेगरी बच्चों, एक्सपेंसेस की तीन कैटेगरी। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, and third one is deferred revenue expenditure. ओके, अब इसका चुन चुन के मीनिंग देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? अगर मैंने कोई एसेट परचेस किया, बाइक परचेस की, कार परचेस की, बिल्डिंग लिया, लैपटॉप लिया, मोबाइल लिया, ज्वेलरी लिया, लैंड परचेस किया, तो ये जो चीजें हैं ये आपकी प्रॉपर्टीज है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, राइट? तो ऐसी वाली चीजें, इस पे अगर खर्चा किया, इसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो द बिजनेस कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा है कि एसेट ऐसे आपने परचेस की जिसकी लाइफ, जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलेगा, तो उसे बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपने कोई एसेट परचेस की, एसेट का मतलब क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टीज। ठीक है, दिमाग में ठूस ठूस के बदलो, एसेट ये वर्ड बहुत बार आने वाला है। तो एसेट अगर परचेस किया जो आप 1 साल से ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाले हो, तो ये बन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? रेवेन्यू मतलब डे टू डे लाइफ का खर्चा। जैसे अभी बिजनेसमैन है हम, राइट? पहले बात तो ये कि आप खुद को बिजनेसमैन समझने लग जाओ तो आपको बिजनेस अकाउंटिंग जल्दी समझ जाएगा। ठीक है, बिजनेस अकाउंटिंग बहुत जल्दी समझ जाएगा। पहले तो बिजनेसमैन के रोल में घुस जाओ। स्टूडेंट्स मुझे बताओ, सैलरी एक्सपेंस होता है क्या इनकम होता है? अगर आपका आंसर इनकम है तो आप जिंदगी में जॉब ही करने वाले हो। आपकी सोच सिर्फ जॉब से रिलेटेड ही, बस एक बार बीबीए कंप्लीट कर ले, एमबीए कर ले, जॉब करना है, अच्छा पैसा कमाएंगे। अरे मेरे भाई, हम बिजनेस है यार, मैंने पहले ही बोला, 2 मिनट पहले बोला, हम खुद बिजनेस है। बिजनेस के लिए सैलरी खर्चा होता है, सैलरी जो स्टाफ है उनको सैलरी देते हैं ना, राइट? तो सैलरी इज एक्सपेंस फॉर अस, नॉट इनकम। ठीक है, तो सैलरी पेड किया, रेंट पेड किया, लाइट बिल पेड किया, तो ये डे टू डे लाइफ का, बिजनेस के डे टू डे लाइफ का खर्चा है, जिससे मुझे बेनिफिट 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए नहीं मिलने वाला। तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, मैंने अगर बिल्डिंग परचेस की तो क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो बिल्डिंग रिपेयर की, सपोज रिपेयर का खर्चा किया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किया, मेंटेनेंस का खर्चा किया, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलने वाला, 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं मिलने वाला। रेंट पेड किया मैंने, कितने दिन का बेनिफिट मिलेगा? 1 मंथ, राइट ना? 1 मंथ का रेंट पेड किया तो 1 महीने प्रॉपर्टी मेरी हो गई, तो 1 महीने का ही बेनिफिट है, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म अगर बेनिफिट मिल रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म वाला है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट, थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होता है? स्टूडेंट, आपने एक एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। कब सुना होगा एडवर्टाइजमेंट, याद है आपको?
2-4 महीने, 3-4-5 साल हो गए ना। ईयर्स में आंसर है ना, महीनों में तो नहीं है, बात तो पक्की। और जितना मुझे याद है, मैंने भी ये एडवर्टाइजमेंट पिछले 4-5 साल से नहीं देखा है, उसके पहले देखा था। बट वंस अपॉन अ टाइम पूरे एडवर्टाइजमेंट में वही घूमता था, राइट। एकदम टाटा स्काई ने पूरा मार्केट ले लिया था। साला कोई भी चैनल लगाओ, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, इसको लगा डाला तो झिंगा लाला। तो सपोज जस्ट कंसिडर करते हैं कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए खर्चा किया होगा एडवर्टाइजमेंट पे। उस चीज को कितने साल हो गए? 7-8 साल हो गए। जस्ट कंसिडर करते हैं अपने एग्जांपल में 7 ईयर्स हो गए। तो 7 ईयर्स हो गए 1 करोड़ रुपए खर्चा करके, एडवर्टाइजमेंट करके, उसका बेनिफिट उनको आज भी मिल रहा है। कैसे? अरे आपने झिंगा लाला बोला ना अभी, याद आया ना कहीं बैक ऑफ द माइंड। एडवर्टाइजमेंट बहुत पहले देखा था, लेकिन उसका इफेक्ट आज भी है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू मतलब कैसे? इससे कोई प्रॉपर्टी मिल रही है क्या? मैंने बिल्डिंग थोड़ी, कोई प्रॉपर्टी नहीं लिया ना, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, दैट्स इट। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने के बाद भी इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिल रहा है, इसे बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम एसेट लेते हैं, रेवेन्यू में कोई एसेट वगैरह नहीं लेते। रेगुलर रूटीन का खर्चा है बिजनेस का, और यहां पे रूटीन वाला ही खर्चा है। जैसे एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल दिया मैंने, रूटीन का खर्चा है ना एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिल रहा है, इसे बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? नेक्स्ट कंसेप्ट इज इनकम। उनके नंबर से जाए तो यहां पे 6 एंड 7th वन इज इनकम। ओके। हाँ स्टूडेंट्स, इनकम जैसे एक्सपेंस में हमें क्या दिया था? इकोनॉमिक बेनिफिट डिक्रीजेस, मतलब हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट कम हो रहा है। ठीक है। तो अब इनकम मतलब क्या? इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, वी आर गेटिंग समथिंग। जैसे फीस आपने पेड की तो आपके लिए क्या हुआ? एक्सपेंस। मेरे लिए क्या हुआ? इनकम। एक पर्सन का एक्सपेंस, दूसरे का इनकम। मैंने रेंट पेड किया क्लासरूम का, मेरे लिए एक्सपेंस हुआ। जो ओनर है क्लासरूम का, उनके लिए इनकम हुआ। ठीक है। मैंने लोन लिया था बैंक से, इंटरेस्ट पेड किया, मेरे लिए एक्सपेंस, बैंक के लिए इनकम। तो ऑफ कोर्स एक का एक्सपेंस दूसरे का होता है इनकम। तो इनकम मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट। इफ इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट, तो इसका मीनिंग यहां पे लिख के रखता हूं लगे तो एक्सपेंस किधर गया? एक्सपेंस का मीनिंग था डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट, और इनकम का मीनिंग है इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर हमें किसी चीज से फायदा हो रहा है तो ही हम उसे इनकम बोलेंगे। नेक्स्ट इज एंट्री। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा मैंने जर्नल नाम कुछ तो भी बोला था, राइट? हाँ सर, ये रहा सर, ये रहा जर्नल। ठीक है। जर्नल में क्या करते हैं हम? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन लिख के रखते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने किसी को 500 रुपए की स्टेशनरी सेल की, ये ट्रांजैक्शन हुआ। ये ट्रांजैक्शन मैंने जर्नल में लिख के रखा। तो जर्नल में जो ट्रांजैक्शन लिखा जाता है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंट्री। एंट्री करना, एंट्री ये वर्ड तो आपको पता है भाई, न 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 एंट्री, ये पुराना हो गया। आज के डेट में एंट्री चल रही है। एंट्री कहां पे हो रही है? जर्नल में। ट्रांजैक्शन हुआ, लिख के रखा, लिखने के प्रोसेस को बोलते हैं एंट्री। ठीक है। नेक्स्ट, वाउचर। स्टूडेंट्स, हर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट का प्रूफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे फीस पेड किया, तो आपके पास प्रूफ क्या रहेगा उसका? यस, आपने कॉलेज की फीस पेड की है, तो कॉलेज की फीस पेड की, इसका प्रूफ क्या है आपके पास? रिसीट है ना, रिसीट मिली आपको, राइट? ओके। आपने लैपटॉप परचेस किया, क्या प्रूफ है आपके पास? बिल मिला उसका, राइट ना? आपके लिए बिल दिया, टैक्स इनवॉइस, उसमें जीएसटी वगैरह लगा के सब कुछ बिल मिला है,
ओके, बैंक में पैसे जब डिपॉजिट किए जाते हैं, बैंक में गए और पैसे डिपॉजिट करने, तो उसके लिए वो स्लिप भरनी पड़ती है जिसे बोलते हैं पे इन स्लिप। ठीक है, आपको नाम याद पता नहीं होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट होता है, वो लिखा जाता है जिसमें वो बैंक के डिटेल होते हैं ना, हमारा नाम, नंबर, ब्रांच, कौन सी करेंसी है, सब कुछ लिख के बैंक में पैसे डाले जाते हैं। तो ओवरऑल ये सब देख के ये समझा मुझे कि हर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ होता है, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। सिर्फ बोल के नहीं चलेगा ना भाई। अगर अकाउंटेंट को बोला जाए लिख ले भाई मैंने 10 लाख का एंट्री परचेस किया, अरे कैसे परचेस किया, बिल तो दो मेरे पास। आप अगर अकाउंटेंट हो तो आप क्या बोलोगे सीधा सीधा ओनर को, आप बिल दे दो मैं एंट्री कर लूंगा, राइट। तो बिल ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया आपके लिए। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब क्या, ये सोर्स है जिसमें आपको देखकर पता चलेगा कि परचेस हुआ है। तो इस सोर्स डॉक्यूमेंट को फिर वो परचेस का बिल हो, सेल्स का बिल हो, रिसिप्ट हो, कोई भी हो, तो इसे हम बोलते हैं वाउचर। इसका ओवरऑल नाम दिया है वाउचर। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रॉफिट और लॉस। बच्चों बोर हो रहा है, बहुत दिन के बाद पढ़ रहे हो ना, बहुत दिन घर पे बैठे आदत नहीं रही पढ़ने की। मूवी देखने को बोलो तो मजा आता है 3 घंटे। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या, चलो आप ही बताओ, प्रॉफिट मतलब क्या। अरे बोलो बोलो, अगर कॉमर्स वालों को प्रॉफिट नहीं पता तो किसको पता यार। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आपके साथ ज्यादा दिन रहा तो मैं भी भूल जाऊंगा, ऐसा लग रहा है मुझे, साइड इफेक्ट हो जाएगा। क्या बात है, मनी अर्नड माइनस मनी स्पेंट। ओके, तो सीधी सीधी बात मैं इसको और एक सिंपल वर्ड में लिख दूं, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो जैसे मेरा एग्जांपल दिया ना मैंने क्लासेस का, 10 लाख रुपए इनकम हुआ, फीस आया, 7 लाख रुपए एक्सपेंस हुआ, तो 3 लाख रुपए बचा फॉर एग्जांपल। तो इतना मेरा प्रॉफिट हुआ ना सब कुछ जाने के बाद। और लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस बोले तो आमदनी 98, खर्चा रुपया मतलब क्या हुआ, इनकम कम हुआ है ना, फॉर्मूला यही है। बस इतना हुआ कि इसमें इनकम 98 और खर्चा रुपया, मतलब इसका आंसर अगर निगेटिव आ जाए, सपोज 25 रुपए इनकम है और 100 रुपए एक्सपेंस है, तो आंसर निगेटिव आ रहा है ना, तो इसे ही हम बोलते हैं लॉस। सिंपल सी बात है। और आंसर अगर पॉजिटिव आए, मतलब 100 इनकम है और 25 रुपया खर्चा, तो जो 75 पॉजिटिव आंसर आया ना, तो ये रहा हमारा बिजनेस का प्रॉफिट। हम किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट, कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस हो, बड़े से बड़ी कंसेप्ट हो, लॉजिक यही है कि इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो, जो बचा वो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डे नंबर 1 था, ज्यादा हेवी डोज भी ना हो। ठीक है, ऑलरेडी हेवी हो गया है शायद से, ऐसा लग रहा है मुझे आपके एक्सप्रेशंस देख के। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ, और हमारा ज्यादा फोकस हर चीज लिखने में नहीं रहेगा। आपके पास नोटबुक वगैरह है, टेक्स्ट बुक है। ठीक है, आपको जो जो चाहिए वो रिलेवेंट में दे दूंगा, बट टाइम लिमिटेड है, कोर्स का कंटेंट अनलिमिटेड है, हमें एमसीक्यू सब कुछ कवर करना है। तो बस कंसेप्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रखेंगे और जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। आपकी प्रैक्टिस करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, बट डे 1 से लेकर डे 20 तक साथ ना छूटे। ओके, चलो बाय बाय स्टूडेंट, कीप स्टडिंग।